नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे बगल में है अमर आजाद, जिन पर आरोप लगाए हैं मोदी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कि ये बाबा चौहरमल मेले में जो मोकामा में हुआ था वहाँ पर हमले का आरोप अमर आजाद और भी चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा है। उसी को लेकर लगा रहे हैं। आप लोग क्यों हमला करा रहे हैं पशुपति कुमार पारस पर? कौन बोले हमला करा रहे हैं? अब कोई अपने मन से बोलेंगे कि हम पे हमला हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी हैं, तो देखिए वो बाबा चौहरमल दलित समाज का एक बड़ा स्थल है। वहाँ पर हमारे कुल देवता बाबा चौहरमल, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मंदिर है और हर एक साल वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं उनके दर्शन के लिए। और वहाँ जाकर के इस तरह से राजनीति करना या किसी को बदनाम करना ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर उनको लगता है कि किसी ने हमला करवाया है, चिराग पासवान जी ने हमला करवाया है या मैंने करवाया है, तो पूरा सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है, उससे जांच कर ले कि कौन है हमला करने वाला, कौन करवाने वाला है, क्या है नहीं है। इस तरह से बदनाम करना, मैं खुद 10-12 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता फिर राजनीति में भी रहा हूँ और एक हमारे सम्मानित मंत्री हैं भारत सरकार के। इस तरह से देखिए परिवार की लड़ाई को इन्होंने सड़क पे ला दिया है। इससे समाज में बहुत ही विद्वेष है और इस तरह का व्यवहार समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और पर्सनली मुझे जो बदनाम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किए हैं। आपको कह रहे हैं कि अपराधी है, गुंडा है अमर आजाद। तो अपराधी उनके कहने से थोड़ी ना, न्यायालय कहेगा तब ना अपराधी हम हो जाएंगे। न्यायालय ना किसी को तय करता है कि कौन अपराधी है, कौन गुंडा है, कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है। तो उनको जो मन में आता है, वो बड़े आदमी हैं और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो सामाजिक हैं, जो दलित हैं और इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, हमारे करियर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और उनको इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह का बात बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उन सब समाज के, उन्हीं के समाज के लोग थे और उन्हीं को बोल रहे हैं कि शराब पिया हुआ है, कह रहे हैं कि दारू पी के आया है, पूरा दारू पी के आया हुआ है। एक तो बिहार में शराबबंदी है, तो अपने ही सरकार के खिलाफ वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो इसमें नीतीश कुमार जी उनको, आप लोगों ने कोई योजना बनाई हो मतलब कि हमला करने का? कह रहे हैं कि पूरी बैठक करके ये लोग योजनाबद्ध तरीके से। ना योजनाबद्ध तरीके से नहीं। एक तो मैं खुद लेट से वहाँ पहुँचा था, 5 बजे मैं पहुँचा था और मंच पर चढ़ा तो देखे कि कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, विरोध कर रहे थे। तो हमने तो माइक पकड़ के और लोगों को समझाया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। पब्लिक आक्रोश में था। क्यों उन पे आक्रोश है, उनको समझ में आना चाहिए कि जो जनता है, जो दलित समाज, चिराग पासवान एकदम भाषण दिए, आग बबूला कर दिए उस सबको एकदम। चिराग पासवान जी तो भाषण तो सबको देता है, वो उन्होंने अपनी पीड़ा को रखा। चिराग पासवान जी ने अपनी पीड़ा को वहाँ रखा। हर एक साल जाते, हर एक साल बोलते, जो उनको दिक्कत था, प्रॉब्लम तो रखा। अब पब्लिक ने उसे कैसे अनुसरण किया ये तो पब्लिक न जानेगी। कोई नेता और कोई सामाजिक कार्यकर्ता, हम जैसे गरीब समाज के लोग, दलित, इस तरह का घटना क्यों करेंगे? और वो हमारे समाज से ही आते हैं, इस तरह का व्यवहार उनके साथ क्यों करेंगे? ये बिल्कुल निराधार है और जो आरोप वो लगाए हैं हम उसका खंडन करते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। कहीं पब्लिक तो गुस्से में नहीं न है? पब्लिक आक्रोशित है। देखिए पब्लिक को, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने वहाँ देखा कि पब्लिक आक्रोशित है, उनके खिलाफ में है पब्लिक। और उनको कैसे मैनेज करना है, समाज के लोगों से संवाद कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि समाज के लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं और किस लिए नाराज़ है ये सब कोई जानता है। नाराज है चिराग पासवान और एकदम पूरा भाषण देके उस सबको उत्तेजित कर दिए, बस हमलावर हो गया पूरा भीड़। नेता का काम होता है भाषण देना, अपनी बातों को रखना। अब जनता उसे किस तरह से लेती है, किस एंगल से लेती है, ये तो जनता तय करेगी ना। अब वो हर एक साल जाते थे मेला में, पहले क्यों नहीं होता था उनके साथ ऐसा, अब क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? तो समाज के लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है, किस लिए उनके खिलाफ है। हमारे आदरणीय चाचा पशुपति पारस जी बहुत सम्मानीय नेता है। इस तरह का व्यवहार दिल से बोल रहे हैं कि ऊपरे ऊपरे? ना दिल से बोल रहे हैं, सम्मानित है, ऐसी बात थोड़ी है। और रामविलास पासवान जी के भाई हैं, उनके भी खून है, ऐसा थोड़ी है कि गलत वो अलग हो गए। पर उनको भी यह सोचना चाहिए कि इस तरह से, इस उम्र में आकर के इस तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए।
जो आपके साथ जो किया है आप उसके बारे में बोलिए। आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हमारा आपराधिक रिकॉर्ड का, हमारा तो सामाजिक रिकॉर्ड रहा है। समाज को एकजुट करने का काम किए हैं, आरक्षण संविधान के लिए काम किए हैं, सड़कों पर आंदोलन किए हैं, और हम तो कोई हम लोग का आपराधिक रिकॉर्ड रहा नहीं। रामविलास पासवान के काफिले पर आप काला झंडा दिखा रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, गाड़ी रोक रहे थे, उनको मुर्दाबाद का नारा आप लगा रहे थे। नहीं, रामविलास पासवान जी जब थे उसमें 2018 2 अप्रैल 2018 से 3 दिन पहले मेला लगा था वहाँ। तो उस समय भी समाज में देखिए आक्रोश था। उस समय समाज में कि SC/ST एक्ट जो वो सरकार में थे, SC/ST एक्ट का विरोध पूरे देश में हो रहा था। 2 अप्रैल का तैयारी था कि पूरे देश में आंदोलन होगा। तो समाज के लोगों ने अपनी बातों को उनके सामने रखा कि आप केंद्र में नेता है, मंत्री आप हैं। उसका नेतृत्व कर रहे थे दलित समाज का? हाँ बिल्कुल, युवाओं का, मैं आज भी युवाओं का नेतृत्व करता हूँ। जो पढ़े लिखे युवा है, जो समझते हैं, वो जो अपने अधिकार को जानते हैं। मैं 12 वर्षों से समाज का, दलित युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ। समाज के लिए जेल भी गया हूँ, समाज के लिए, मैं अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। इसलिए समाज बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। पशुपति पारस जी बड़े नहीं हैं, या कोई भी दलित नेता वो बड़े नहीं होते। उनका समाज बड़ा होता है, उनकी जनता बड़ी होती है, और उनका जो उद्देश्य होता है समाज के लिए समर्पण होता है, वो बड़ा होता है। और जनता तय करती है कि हम अपने नेता को कैसे आगे बढ़ाएं। तो हम समाज के अधिकार के लिए जो कुछ भी किए, व्यक्तिगत हमारी किसी से नहीं कोई दुश्मनी है, नहीं कुछ ईर्ष्या है, न द्वेष है। कोई वक्त आएगा तो चिराग पासवान पर भी काला झंडा दिखाएंगे और उनके खिलाफ भी नारेबाजी करेंगे मुर्दाबाद का? अब देखिए कौन अब कब क्या करेगा ये तो जनता तय करेगी ना, कि जनता कौन नेता को पसंद करता है, किसे नहीं पसंद करता है, ये तो पब्लिक तय करेगी। हम कैसे बता सकते हैं? अमर आज़ाद भी बहुत कुछ तय करते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं तय करते हैं। हम समाज के साथ हैं, समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा हम कुछ तय नहीं। जो गलत करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। समाज किसी न किसी रूप में उसको अपना रूप आक्रोश का जाहिर करना पड़ता है, जो गलत करेगा समाज के साथ। दलित करते हैं, स्वर्ण है, पिछड़ा है, वो सब भी एक जाति है ना। आप केवल दलित करते रहते हैं, तो वो सामने वाला तो उद्वेग में पूरा एकदम, आप उसके खिलाफ भी बयानबाजी करते हैं। नहीं, हम देखिए अगड़ी जातियों के खिलाफ, ये मतलब सब लोग कहते हैं। अगड़ी जाति के खिलाफ हम बयानबाजी नहीं करते हैं। जिस समाज पे अत्याचार होता है, अभी तुरंत मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भरतपुर कहाँ तो कौन तो राज्य का है, वहाँ पर दबंगों के द्वारा, अगड़ी जाति के द्वारा दबिश के कारण 100 दलित परिवार ने गांव छोड़ दिया। तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। हम उसमें नहीं देखते हैं कि कौन है, मुस्लिम है कि स्वर्ण है कि OBC है। जो अत्याचार किसी समाज पे करता है, मानव पे करता है, मानव को मानव नहीं समझता है, हम उसके खिलाफ है, चाहे वो कोई भी जाति हो। दलित का भी बहुत सारा लोग दलित में मर्डर कर देता है, हम लोग उसके खिलाफ भी बोलते हैं। नक्सलियों का भी आप समर्थक रहे हैं? नक्सली का हम लोग मिली भगत कुछ रहता है? मिली भगत कैसे रहता है? वो अपने अधिकार के लिए जो नक्सली लड़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं सताया गया है। तो अपनी आवाज़ जब उनका सरकार और न्यायालय, पुलिस प्रशासन बात नहीं सुना, तो उन्होंने हथियार उठा लिया, मजबूरन उन्होंने हथियार उठा लिया। तो उसके दुख दर्द को समझने की ज़रूरत है, पर कोई भी तरीका मैंने कानून के खिलाफ में नहीं जानी है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, और मैं इसके खिलाफ में कोई भी काम करूँगा कानून सम्मत और संविधान के दायरे में रह के काम करूँगा। तो हॉस्टल कब्जा लिया आप दलित करते करते? कौन हॉस्टल कब्जा दिया? वो हॉस्टल में से आपको एक बार पकड़ के ले जाएगा? ले तो वो तो वही तो, हम तो अधिकार की बात करेंगे तो सबको को दिक्कत होगा। जैसे उस समय भी छात्रवृत्ति का बात था पूरे बिहार। छात्र कहते हैं कि अमर आज़ाद पूरा वहाँ पे रंगदारी करते हैं, नेतागिरी करते हैं, हॉस्टल पूरा कब्जा लिए। नेतागिरी तो सबको, नेतागिरी तो सब कोई करता है ना। प्यार से कब्जा कर लेते हैं। नहीं, कैसे कब्जा? तो जो नियम है, प्रावधान है सरकार का, जो कल्याण विभाग का जो नियम है, उस नियम के अनुसार सभी लोग रहते हैं। मैं भी उसी नियम के साथ रहता था, और कोई बात नहीं है। मगर हम लोग सड़क पे उतर कर जो आंदोलन करते थे, इसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेताओं को आँख का किरकिरी हम बन गए थे। इसीलिए षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया, अभी भी फंसाया जा रहा है। जब पशुपति पारस जी, मंत्री जी, जो काम में नहीं करता हूँ, हुआ था, अब तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आप? हाँ, हमको जेल ले गई थी। अब मैंने आंदोलन किया था, तो जो मैं करता हूँ खुलेआम करता हूँ। चाचा पारस जी वाला मैटर में भी तो आप जेल जाइएगा ना? के षड्यंत्र में मैं अगर कुछ करता तो मैं खुलेआम बोलता। जिस तरह से वो जब पार्टी उनका टूटा था, तो
पार्टी ऑफिस में आया तो उसमें मैंने खुलेआम पूरा वहाँ पूरा खुलेआम मैंने उस समय किया था दबंगई विरोध। दिखा रहे थे। नहीं, उस समय मैंने किया था विरोध, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मगर ये चौहर मल का मेला राजनीति का अखाड़ा नहीं है। कोई भी अगर वहाँ राजनीति करता है, कोई भी नेता, तो ये गलत है। वो समाज का मंदिर है, स्थल है, वीर शिरोमणि बाबा चौहर मल का जगह है, वहाँ हमारे कुल देवता का स्थल, वहाँ पर राजनीति करना, भगदड़ मचाना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अच्छा, ये चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के तो खिलाफ बोलते हैं, मगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इसको लेकर पासवान समाज और दलित समाज में जो चिराग के समर्थक हैं वो लगातार ये बोलते रहते हैं। जब चिराग पासवान भाषण भी देते हैं तो सामने से बोलते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलिए, जो दर्शक दीर्घा में थे। तो आप लोग मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा कई सवाल लग रहा है आप लोग। देखिए, अब तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही तय करेंगे कि वो क्यों नहीं खिलाफ। आपके हिसाब से कौन सी है मोदी जी के? मेरे हिसाब से तो इस तरह से, मेरा व्यक्तिगत ये बात है कि जिस तरह से घर खाली कराया गया, मंत्री नहीं बनाएगा, तो उनको एक विकल्प सोचना चाहिए, एक विकल्प तैयार करना चाहिए कि आगे क्या। नहीं तो जनता कन्फ्यूज में रह जाएगी, फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपके जो सपोर्टर है वो कन्फ्यूजन में रह जाएगा, और धीरे धीरे आप कमज़ोर होते जाइएगा, तो फिर राजनीति में आपको दिक्कत होने लगेगा। हो सकता है चिराग पासवान जी सोचते हो कि हम जो 2 बार जो MP बने हैं वो मोदी लहर में ही वोट आया है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, तो वो दूर की चीज़ें सोच रहे हैं कि नीतीश जी छोड़ेंगे तो बीजेपी में जुड़ के वो बड़ा। समाज के बारे में, वोट जनता के बारे में जो सोचेगा वही MP MLA बनेगा, विकास करेगा। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे रह करके काम करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। समाज जो तय करेगा, समाज ना वोट देता है जी, वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं ना, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षित सीट है, उनके अधिकार के लिए बात करेंगे, करते भी हैं। उनके अधिकार के लिए अभी इतना दलितों का मर्डर हो रहा है बिहार में, उनके लिए वो बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जो बोलेगा, जो करेगा, उसको जनता आगे ले जाएगी। चलिए, ये तमाम बात कर रहे थे हम दलित नेता की बातें और मांगे उठाने वाले अमर आज़ाद से। और भी कुछ कहेंगे, जैसे कि जो अभी चल रहा है बिहार में, जैसे बोचहा हुआ, बोचहा से कभी आप भी वहाँ पे चुनाव करते हुए नज़र आते थे, इस बार डर से नहीं गए कि? ना डर नहीं था, हमारी कुछ समस्या थी और टिकट भी नहीं दिया गया। अमर पासवान भी पासवान थे, समर्थन दे दिए। हाँ, एक था कि वोट का बंटवारा हो जाएगा, अगर हम LJP से वहाँ लड़ते तो वोट का बंटवारा होता, और वो जीत नहीं पाते। और वहाँ को वो लोकल निवासी हैं, वहाँ उनका घर है, मेरा घर वहाँ नहीं था। पिछले बार मैंने लड़ा और 3रा पोजीशन पर मैं रहा था। अगर पार्टी वहाँ से लड़ाती तो ज़रूर लड़ते, कहीं से भी, मैं कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि योद्धा कभी घबराता नहीं है कि किस रण क्षेत्र में जाना है, लड़ना है। तो वो बात जेडी कैसा लगता है तेजस्वी यादव आप लोग? तेजस्वी जी भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी युवा है, बिहार के युवा नेता है, आदरणीय श्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। एक युवा चेहरा सब आ रहा है। आप इसे जो भी कहें, या वंशवाद की राह से वो सब के तो पिताजी बड़ा लोग थे, जैसे रामविलास जी के बेटा चिराग जी हुए, लालू जी के बेटा तेजस्वी जी हुए, अमर आज़ाद के पिताजी क्या थे। तो ये आपको मन में लगता होगा ना कि सब आपके भी पिताजी रहते बड़ा नेता था, आप भी होते, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग पहले तो बोले आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, इसलिए हम लोग को कहीं ना वंशवाद तो हावी है ना? एकदम वंशवाद बिल्कुल हावी है। मैं इसके खिलाफ पहले भी बोला हूँ, और जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि चिराग जी सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। ना, चिराग जी नाराज़ क्यों होंगे? वो तो खुद बोलते हैं कि जो कुछ भी हम अपने पिताजी के बदौलत हैं। चिराग पासवान जी खुद बोलते हैं। तो पूछिएगा कि आपकी पहचान कैसे है, उन्होंने वो खुद बोलेंगे कि हमारी पहचान आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बदौलत है। अगर वो उनके बेटे नहीं रहते तो इस जगह पे नहीं होते। इसलिए वंशवाद की राजनीति और सभी पार्टी में है। मान लीजिए कि अभी तेजस्वी और चिराग में चल रहा है बात, वो तो कन्हैया भी हैं, तेजस्वी और चिराग में अगर मुख्यमंत्री चुनने का बारी आएगा तो ज़्यादा मजबूत तो तेजस्वी ही लगते हैं। तो आप ऐसे किसको चुनेंगे? हमारे चुनने और नहीं चुनने से नहीं, तो जनता तय करेगी। जिसके पास जिसका MLA आएगा, वोट होगा, जिसके पास ज़्यादा MLA आएगा, और जिसके
जो विधानसभा के नेता चुने जाएंगे उसको, अब तो बिहार में गठबंधन की राजनीति है, कोई अकेला पार्टी कुछ कर नहीं सकता है। देखिए नीतीश कुमार जी कम सीट ला करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि बीजेपी ज़्यादा सीट लाई हुई है। तो एक नेता होता है, नेता का छवि होता है, उसके आधार पर लोग विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो तय करते हैं कि हम किन्हें मुख्यमंत्री चुनें। और हम लोग को तो चिराग जी के साथ है और रहे हैं, उनके पार्टी से चुनाव लड़े हैं, उन्हीं के साथ हम लोग हैं। चलिए अभी के लिए तो इतना ही कहेंगे। और जेल वाला जो बात है, जेल से छुट्टी मिल गया जो अभी चाचा पारस जी वाला में हुआ है मैटर, फिर जाएंगे ना जेल? जेल जाने से हम लोग कभी डरते नहीं हैं। समाज के अधिकार के लिए, समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ही मरेंगे और समाज के लिए ही जेल गए थे। अपने समाज का अधिकार में नहीं, अभी यही वाला हमला में ये मामला जो है तो वो बाबा चौहरमल का मेला समाज का मेला था। तो हमला तो जांच होगा, तो वो कि अमित शाह जी को, केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखे, जांच हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे। और भी तमाम खबरें और बातों में हम लगातार आते रहेंगे। कैमरे के पीछे अमन है, उनको धन्यवाद कहूँगा और बने रहिएगा झकास भारत के साथ। हम ऐसे ही तमाम बिहार के युवाओं से लेकर तमाम राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर हम आते रहते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप। धन्यवाद।